एमएलटीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पहले पीजीआई और एम्स के द्वारा पूछे गए थे। तो बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन अकर्स इन। जो बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन है वो कहाँ पर होती है? लीवर, किडनी, स्प्लीन या फिर पैनक्रियाज में। ये समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बिलीरुबिन क्या होता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ओल्ड आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें से निकलता है हीमोग्लोबिन। जब वो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है वो हीम प्लस ग्लोबिन, जो हीम पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। उस समय वो बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, जिसे हम इनसॉल्युबल भी कह देते हैं। वो इनसॉल्युबल बिलीरुबिन होता है। जब वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में जाता है तो लीवर के द्वारा उसे कॉन्जुगेट किया जाता है, जहां पर वो बन जाता है सोल्यूबल। सोल्यूबल बिलीरुबिन होने के बाद उसे एक्सक्रीट आउट करना इजी हो जाता है बॉडी के द्वारा। तो वो बाइल के साथ मिक्स होके इंटेस्टाइन में जाके तो हमारी बॉडी उसे स्टूल में एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो लीवर है। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.2 से लेके 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। किसी बुक में 1.2 मिलीग्राम डेसीलीटर तक भी लिखा हुआ है। बुक टू बुक वेरी हो सकता है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस बिलीरुबिन हो जाता है, लीवर के द्वारा उसे कॉन्जुगेट नहीं किया जाता, तो पर्सन को क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। जिसमें हमारी जो आईज है और स्किन हो जाती है पर्सन की, वो येलो कलर की हो जाती है। तो जो जॉन्डिस है वो इंडिकेट करता है लीवर प्रॉब्लम को। उसे हेपेटाइटिस हो सकता है, सिर्फ लीवर सिरोसिस हो सकती है, या फिर ब्लॉक्ड बाइल डक्ट्स हो सकती हैं किसी स्टोन की वजह से, या किसी ट्यूमर की वजह से, या फिर हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सॉरी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी भी इम्यून रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन कब देखने को मिलता है? इसे समझने के लिए पहले हमें 3 ज़ोन्स को समझना पड़ेगा। पहला है प्रोज़ोन। प्रोज़ोन किसे कहते हैं? जब किसी इम्यून रिएक्शन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा हो जाए एंटीजन के मुकाबले। इसमें क्या होता है? जब एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण एंटीजन के मुकाबले पुअर लैटिस फॉर्मेशन होती है। लैटिस का मतलब होता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। जो एंटीजन एंटीबॉडीज का नेटवर्क होता है वो पुअर होने के कारण हमें वीक एग्लूटिनेशन जहाँ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत मिनिमम होता है, जिसके कारण हम फॉल्स नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो ये था प्रोजोन। अगला है जोन ऑफ इक्विवेलेंस। जोन ऑफ इक्विवेलेंस इसे कहते हैं कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा किसी इम्यून रिएक्शन में बिल्कुल सेम हो तो उसे जोन ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। भी इक्वल हो जाती हैं एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, तो उसमें क्या होता है? मैक्सिमम रिएक्शन देखने को मिलता है, लैटिस फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा एग्लूटिनेशन देखने को मिलती है, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जोन ऑफ इक्विवेलेंस। जब एंटीजन एंटीबॉडी की मात्रा इक्वल होती है तो हमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है। और तीसरा जोन है पोस्ट जोन। इसमें क्या होता है? एंटीजन ज़्यादा हो जाता है एंटीबॉडी के मुकाबले। तो इसमें भी क्या है? एंटीजन ज़्यादा हो जाता है, एंटीबॉडी कम हो जाती है, जिसके कारण पुअर लैटिस फॉर्मेशन हो जाती है। तो कम एग्लूटिनेशन, कम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। जे भी वीक या फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रेटेड डिजीज ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय टेनिया सोलियम, टेनिया साजिनाटा, स्ट्रोंगलोइड्स, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। इसका जो सही आंसर है वो है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, जो कि एक सिस्टोड टेपवर्म है। इसके अंदर हमारा 70% लीवर इन्वॉल्व होता है और 20% लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो होता है डॉग, जहाँ कोई अदर कैनाइन हो सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इसमें शीप, गोट, जहाँ अपने कैटल्स हो सकते हैं। जो ह्यूमन है वो इसके अंदर एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। इस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए पहले हम कसौनी टेस्ट परफॉर्म किया करते थे, जिसकी पुअर स्पेसिफिसिटी, पुअर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शंस होने के डर के कारण अब हमने बंद कर दिया है। आज हम मॉडर्न टेक्निक जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, एलाइजा का इस्तेमाल करते हैं इसे डायग्नोज करने के लिए।
लीवर एंड लंग्स इन्वॉल्व होने के कारण हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे अब्डोमिनल पेन, हिपेटोमेगैली, कफ डिस्पेनिया, चेस्ट पेन, सीजर, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ डीएनए एंड आरएनए फाउंड इन। तो बात करते हैं पहले प्लाज्मिड की। जो प्लाज्मिड है वो स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो अपने आप में ही खुद डीएनए है, जो कि ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई में पाया जाता है। उनका जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब बात करते हैं प्रायंस की। जो प्रायंस होते हैं वो एक प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, जो कि प्योर प्रोटीन होते हैं, कोई उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। और अब बात करते हैं वायरॉइड्स की। जो वायरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विदाउट एनी प्रोटीन कोट। कोई उनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होता, ना ही कोई एनवेलप होता है, टोटली नेक्ड होते हैं। तो अब बचा बैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास दोनों हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस वायरस दैट कैन बी कल्टीवेटेड इन विट्रो। ये सेम क्वेश्चन एम्स 2007 में पहले पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। इसका जो सही आंसर है वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस है जिसे हम इन विट्रो कल्टीवेट कर सकते हैं। इन विट्रो मतलब लैब में, और इन विवो मतलब लिविंग टिश्यू या फिर इनसाइड बॉडी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनवर्टेज। नाम से ही पता चल रहा है इनवर्टेज, जो कि इनवर्ट शुगर पे एक्ट करेगा। अगर पता है आपको इनवर्ट शुगर कौन सी है तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। इनवर्ट शुगर है सुक्रोज। ठीक है, ये सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेगा तो मिलेगा डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। और हमें ये भी पता है कि सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कॉमन कोल्ड। कैंसर हो नहीं सकता। सैल्मोनेला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है, टाइफाइड। ठीक है, रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन शुरू करता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है। ठीक है, कोज करता है ये एचआईवी एड्स। बचा क्या, राइनो वायरस। जो राइनो वायरस है ये कोज करता है अक्यूट वायरल राइनाइटिस, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राइनो वायरस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टॉर्निकेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर। जो टॉर्निकेट टेस्ट होता है वो कैपिलरी फ्रेजिलिटी को देखने के लिए होता है, जो इंडिकेट करती है प्लेटलेट डिसफंक्शन और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को। तो हमें पता है ज़्यादातर प्लेटलेट डेंगू फीवर में कम हो जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है डेंगू। इस टेस्ट का प्रोसीजर आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट देख लेना ध्यान से, एक दो बार मुझसे खुद मिस हो गया, क्वेश्चन गलत करवा देता है ये एक्सेप्ट। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है वो अपने हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, वो फ्रंटल लोब का पार्ट है, फ्रंट ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला है, वो तीनों हिंड ब्रेन का पार्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमरजेंसी टेस्ट। ब्लड ग्लूकोज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, 24 आवर यूरिन फॉर हॉर्मोन्स, ब्लड यूरिया। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 24 आवर यूरिन फॉर हॉर्मोन्स इमरजेंसी टेस्ट नहीं है, जबकि तीनों ब्लड ग्लूकोज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया, ये तीनों के तीनों इमरजेंसी टेस्ट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज्ड फॉर ब्लड इन स्पूटम। जब भी स्पूटम के अंदर ब्लड आता है उस टर्म को हम क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है हीमोपेटाइसिस। जब स्पूटम के अंदर ब्लड आता है तो हम वो टीबी का एक कारण हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है, तो हम स्पूटम 4 AFB एसिड फास्ट बेसिलाई रेकमेंड करते हैं, जेड एन स्टेनिंग होती है जिसमें। और मॉडर्न टेक्निक में हम सीबी नेट रेकमेंड करते हैं, कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। जो हेमाटोचीजिया एंड मेलिना है उस कंडीशन को कहा जाता है जब स्टूल के अंदर ब्लड हो, और जो हेमाटोमेसिस है उस तब कहा जाता है जब वोमिट के अंदर ब्लड हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसिड फास्ट स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अपीयर्स। जब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि टीबी के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, तो जब एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं तो हमें ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन से कलर में देखने को मिलता है।
इसका जो सही आंसर है वो है रेड एंड रोड शेप। जब भी हम स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें जो बैसिलस है वो रेड कलर का दिखेगा, जबकि इसका बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होगा। वो किसकी वजह से होता है? जो हम काउंटर स्टेन करते हैं मिथाइलिन ब्लू की वजह से। और जो रेड कलर होता है बैक्टीरिया का वो होता है कार्बन फ्यूजन की वजह से, जो कि प्राइमरी स्टेन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपीएक्स। जिसको नहीं पता डीपीएक्स क्या होता है, डीपीएक्स एक माउंटिंग मीडिया होता है जो हम ज़्यादातर हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं टिश्यू सेक्शंस को स्लाइड के ऊपर माउंट करने के लिए, ठीक है? तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बिल्कुल अपने जो ग्लास स्लाइड होता है उसके बराबर होता है, जो कि 1.52 होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो लाइट बेंड नहीं होती। अगर लाइट बेंड होगी तो हमें माइक्रोस्कोपी में दिक्कत आ सकती है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लाइड के बराबर होता है, जिससे लाइट कम से कम बेंड होती है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जो पेंसिल बीकर के अंदर पड़ी हुई है वो हमें बेंड हुई नज़र आ रही है। ये क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि जो एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग-अलग है। क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि लाइट एयर से ट्रैवल होती हुई सॉल्यूशन की तरफ वाटर से गुजर रही है, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33 और एयर का है 1.0। तो इसीलिए हमें वो बेंड हुई नज़र आ रही है। तो इसीलिए हम डीपीएक्स को यूज़ करते हैं कि हमें पिक्चर क्लियर मिले, तो हमें इस तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रैन्युलोसाइट? हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है? ग्रैन्युलोसाइट उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर सेल्स के अंदर छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें हम ग्रैन्युलोसाइट भी कह देते हैं, ठीक है? और जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेज़ेंट होते, तो उनको हम कहते हैं एग्रैन्युलोसाइट, ठीक है? तो एग्रैन्युलोसाइट कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इनमें से एग्रैन्युलोसाइट कौन-सा है? वो है लिम्फोसाइट। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है उसमें ग्रैन्युल्स प्रेज़ेंट नहीं है, और बाकी के जो 3 डब्ल्यूबीसी हैं उनमें ग्रैन्युल्स प्रेज़ेंट है, तो इसीलिए हम उन्हें ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्लाज्मा सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाई जाती हैं। मगर कई बार एग्ज़ामिनर क्या करता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, मान लो अगर इस क्वेश्चन में प्लाज्मा सेल्स की ऑप्शन ना होती, इसकी जगह बी लिम्फोसाइट्स होता, तो इसका आंसर बी लिम्फोसाइट्स होना था, ठीक है? क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए मजबूर करते हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स करते हैं, ठीक है? तो मान लो अगर दोनों ऑप्शन में है बी लिम्फोसाइट्स भी और प्लाज्मा सेल्स भी, तो उसका आंसर प्लाज्मा सेल्स ही रहेगा, ठीक है? बी लिम्फोसाइट्स तब रहेगा जब प्लाज्मा सेल्स ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो अपने एमएलटी दोस्तों के साथ शेयर करना और एमएलटी पीडिया को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।